प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने परिवार अपडेट आईटीआई करियर में, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे कुछ और अलग टॉपिक के बारे में। जैसे कि जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम का त्यौहार चल रहा है और एग्ज़ाम के त्यौहार में बीएआरसी जो है अभी बहुत सारे ट्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने बात करी थी, टर्नर और मशीनिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था और हमने कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था और सारे बच्चों ने देखा था, बहुत सारे बच्चों ने देखा और उनको पता चला कि वो कहाँ पे क्या गलती करके आए थे और उन्हें कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत थी। और कई सारे बच्चों का इनसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस करके आई है और उनका रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो इसी तरह से आज हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हैं और इसमें आज हम बात करेंगे कि बीएआरसी जो है 23 तारीख नवंबर में जो है 2023 को इलेक्ट्रीशियन का जो एग्ज़ाम ली है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, उसमें इलेक्ट्रीशियन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप का क्वेश्चन था, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया था, किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था बच्चों को और बच्चों ने किस प्रकार से उसका आंसर किया है, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन था ये भी हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसमें आप समझेंगे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया तो आपका एग्ज़ाम कहाँ तक किस तरीके से कितना बेहतर हो सका है। तो सीधे हम चलेंगे अपने बोर्ड पे और आज जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में देखेंगे कि कितना बच्चों ने सही आंसर किया और कहाँ पे उन्हें सुधार करने की ज़रूरत थी। तो चलिए, हमने कुछ बच्चों से बात करी और क्वेश्चंस का पता लगाया और उसके बाद हमने उसके लिए एनालिसिस करने की कोशिश की और आज हम उसका एनालिसिस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन मार्क ने पूछा था। तो चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड पे और देखेंगे। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन जो हमारा, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट की जा रही है बीएआरसी की तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन 18 तारीख के एग्जाम में टर्नर और मशीनिस्ट वाले बच्चों को भी पूछा गया था कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमने बताया था कि बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये आपको पता होगा। और जिन बच्चों को नहीं पता, जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, उनको एनालिसिस के तौर पे बता दूं कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारे बीएआरसी की तरफ से, संस्कृत किस राज्य की राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में पूछा गया, वो भी संस्कृत भाषा के लिए। तो हम बता दें कि संस्कृत जो है किसी भी राज्य की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि उत्तराखंड ने इसे द्वितीय राष्ट्रीय भाषा के तौर पे स्वीकार किया। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड ने इसे द्वितीय राष्ट्रीय भाषा के तौर पे स्वीकार किया, किसे, संस्कृत को। अगला क्वेश्चन दिया गया था हमें, 2007 में T20 विश्व कप किस देश ने जीता था। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप खत्म हुई है और वर्ल्ड कप खत्म होने के कारण वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि T20 विश्व कप जो होता था 2007 में जो हुआ था वो किस देश ने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने जीता था, जिसमें क्या था, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एंथोफोबिया निम्न में किसका डर है। एंथोफोबिया के बारे में पूछा गया। एंथोफोबिया जो होता है वो पुष्पों से लगने वाले डर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर पुष्पों के डर को एंथोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaCO3 किस में नहीं पाया जाता है। तो CaCO3 किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम में CaCO3 नहीं पाया जाता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों से हमने बात करी और उनसे क्वेश्चन का जब पता लगाया तो क्वेश्चन का कुछ पैटर्न इस तरीके से पता चला कि बीएआरसी ने इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन सेटअप किया था। और हम आपके साथ इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है इसमें कितना आपने सही करा है और कितना आपका क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग में जा रहा है। तो इस बात से आपको अपने आप में अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास का हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद किसका वादक थे, मतलब कि कौन से यंत्र का वादन पंडित हरिप्रसाद करते थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये बांसुरी के बहुत ही बड़े कलाकार थे, बांसुरी बजाते थे ये। ठीक है, इसे बांसुरी का जादूगर भी कहा जाता था, किन्हें, पंडित हरिप्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था। हालांकि ये पुरस्कार जो है एक ही बार दिया जाता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार इसे ये दिया गया है, तो इनके बारे में पूछा गया था। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ल्यूनिस पॉलिंग जो होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये क्या है, रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पे इन्हें रिसर्च लेबोरेटरी के क्षेत्र में 2 बार दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोड किस पदार्थ की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है, कोड,
वो किस पदार्थ का बना होता है। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे थे इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए थे। और इसके अलावा मैं बात करूं कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कितना इजी रखा गया था, इजी टू मॉडरेट रखा गया था। मतलब कि कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन को मॉडरेट रखा गया ताकि बच्चे को थोड़ी सोचने पे मजबूरी आए, क्योंकि अगर इजी रखा जाएगा तो कटअप काफ़ी हाई जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जिसकी वजह से कटअप वैसे भी हाई जाती है, इसीलिए इन लोगों का क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके से सेट किया गया है। इसलिए हम बता दें कि ट्रांसफार्मर का कोर जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो नरम लोहा का बना होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का पावर इनपुट और आउटपुट कितना होता है। तो इनका अनुपात पूछा गया कि ट्रांसफार्मर का पावर इनपुट और आउटपुट अनुपात कितना होता है, तो वो होता है हमारा बराबर होता है। ठीक है, इक्वल होता है। कई बच्चों से हमने बात किया तो इसमें वो कंफ्यूज थे और वो सही से नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हमने इसका सही आंसर आपको बताया कि बराबर होता है। अगर आपने बराबर किया था तो आपका आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं बेहतर से तरीके से सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। एक सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर की 50 हॉर्स पावर है, स्लिप 990 आरपीएम पर, स्पीड 120 वोल्ट पर संचालित किया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर की पोल की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन था और क्वेश्चन बनाने का एक फॉर्मूला होता है। अगर पोल की संख्या पूछी जाए तो हम बता दें आपको फॉर्मूला कि उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P बराबर 120 इंटू एफ बाय RPM। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुट करना था 120 का 120 रहेगा और एफ जो था हमारा वो 50 हर्ट्ज जो था वो 50 पुट करना है। उसके बाद आरपीएम कितना दिया था, 990 दिया था। तो 990, 50 का 0 और 990 का 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 120 को 5 से गुना करते तो कितना हो जाता है, 600 हो जाती है और 600 बट्टे 99 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 6 पॉइंट समथिंग के तौर पे आ जाता है। तो इसका सही आंसर इसी तरह से क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है जी, हमने आपको फॉर्मूला बता दी कि P बराबर पोल की संख्या बराबर क्या होती है, तो 120 इंटू एफ बाय RPM होती है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने बनाई होगी तो आपकी क्वेश्चन जो होगी कहीं ना कहीं सही बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा तार का प्रयोग हीटिंग में किया जाता है। कौन से तार का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है नाइक्रोम तार, जिसका प्रयोग हीटिंग में या हीटर में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के फेज में डिफरेंस होता है, कौन सा डिफरेंस होता है, ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन सही है या नहीं है हम इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हम जिस बच्चे से बात किए वो कन्फ्यूजन में इस क्वेश्चन को हमें बताए थे, इसीलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता रहे, क्योंकि हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करने वाले, इसीलिए इसका आंसर हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया था BARC की तरफ से, इलेक्ट्रीशियन बच्चों के लिए फ्यूज वायर के क्या उपयोग है। फ्यूज वायर जो घरों में लगाई जाती है उसका क्या उपयोग है, क्यों लगाई जाती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि मानव की रक्षा के लिए, उपकरणों की रक्षा के लिए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे और अंत में ऑप्शन था कि ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज का तार जो लगाते हैं हम लोग वो अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं कि अगर वोल्टेज ऊपर नीचे होती है, अगर वोल्टेज ज़्यादा होती है या वोल्टेज कम होती है, तो ये अपने आप इसका गलनांक जो होता है बहुत तेज़ होता है, इसीलिए ये गल कर टूट जाती है और हमारे घरों के उपकरण हमारी जो होती है सुरक्षा हो जाती है, इसलिए घर में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग में कौन सा करंट होता है, ये पूछा गया आपसे। तो फील्ड वाइंडिंग में जो होता है प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, AC DC दोनों सोच रहे थे, तो हम आपको बता दें कि अल्टरनेटर वाइंडिंग का जो काम होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने की कार्य होती है। और आपसे क्या पूछा गया था, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था करंट के बारे में कि ये कौन सी धारा में इसको परिवर्तित करती है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा में इसे कन्वर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। हमने अभी बताया कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, तो जिसका ऑप्शन हमें सही से नहीं बताया गया हम उसमें से चुन नहीं सके, तो आपको उसका आंसर हम नहीं बता सकते। तो 16 नंबर और 17 नंबर कुछ इसी प्रकार का है, तो हम आपको इसका सही आंसर नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, आपको अगर इस क्वेश्चन के आंसर पते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिक ऊष्मा प्रदान करेगी। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे जो अधिक ऊष्मा देगी, तो इसे समांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो ये अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, घर में वायरिंग किस क्रम में की जाती है? तो घरों की वायरिंग जो होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक रूम का अगर लाइट खराब होता है तो श्रेणी क्रम में होने की वजह से वो सारे घरों के लाइट को खोल नहीं पड़ सकती है, इसलिए समांतर क्रम में की जाती है, ताकि जहाँ का वायरिंग गलत हुआ है वहाँ से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए वहाँ समांतर क्रम की वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 20 नंबर क्वेश्चन है, SF6 गैस क्या है? तो ये पूछा गया विद्युत के बारे में कि विद्युत का ये सुचालक है या कुचालक है, इस प्रकार से पूछा गया था। तो ये विद्युत का जो है कुचालक होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी पदार्थ के अंदर क्या भरा रहता है? तो उसके अंदर जो होता है हमेशा प्रतिरोध रहता है, कि वो अपने अंदर जो है प्रतिरोध को धारण करके रखती है और किसी न किसी तरीके से दूसरे चीज़ों का प्रतिरोध करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 5 ओम के प्रतिरोध तार को तिगुना करने पर उस तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। कई बच्चों ने इसका 25 ओम भी आंसर लगाया है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कहा जाए कि प्रतिरोध के तार को तिगुना किया जाए, तिगुना मतलब कि तार उसमें ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो अगर प्रतिरोध है तो इसको तिगुना किया जा रहा है, मतलब कि इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका हम जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 3 × 5 अगर 5 ओम का है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और अगर हमें क्या कहता है कि उसी तार को हम क्या करते हैं, खींच के बड़ा कर देते हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा 25 जो है सही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, प्रतिरोध तार का जो है तिगुना किया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मूल बिंदु से 2 - 3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये हमने आपके लिए लिखा है, कुछ बच्चे ने हमें बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो आपको इसका फॉर्मूला मैं लिख के बता देता हूँ कि √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होता है इसका, जिससे कि आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। क्योंकि हमें डाटा सही से एडजस्ट नहीं दिया गया, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आपको जो अगर डाटा याद हो तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 13 सेंटीमीटर कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये पूछा गया आपसे। तो इसको हम बता दें आपको कि पहले अगर 10 सेंटीमीटर था तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो अगर हम करते हैं तो पाई के बदले में पाई रहेगा और आर के बदले में 10 है, तो 10 का अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, 100 पाई हो जाएगा। और अगर हम 13 सेंटीमीटर करते हैं तो क्या हो जाएगा, πr² के बदले में 13 × 13 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 169 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 169 पाई नया वृत्त बनेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 69 का डिफरेंस है। इस प्रकार से हम कर लेंगे कि प्रतिशत वृद्धि जो होती है, प्रतिशत वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है। प्रतिशत वृद्धि जो होती है, वृद्धि का फॉर्मूला है कि अधिक बट्टा मूल, क्या होता है, अधिक बट्टा मूल गुने 100। तो अधिक कितना था हमारा, 69 था, उसके बाद मूल कितना था, तो 100 और गुने 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बढ़ा, तो 69% जो है हमारा वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में जो था 70 दिया गया था नियरेस्ट, तो हम इसका सही आंसर क्या करेंगे, 70 मारेंगे। ठीक है, ये हमारा 70 जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 183 और संख्याओं का योग 27 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी थी आपको। तो दो संख्याएं दे दी गई थी और उसका दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी, उसका गुणनफल और योग दिया गया था। तो ये फॉर्मूला क्या था कि आपको a + b दे दिया गया था, a × b दे दिया गया था, और आपको क्या कहा गया था, a और b निकालनी थी। तो आप अगर इसको क्या करते हैं, संख्याओं का योग वाला फार्मूला और संख्याओं के गुणनफल वाला फार्मूला अगर लगाते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो था वो 14,13 था, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सही में आंसर आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात करना था आपको। तो हम इसका सही आंसर बताएंगे। आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी क्या होती है, तो वो होती है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, और दर्पण में हमें फोकस दूरी पूछी गई है, तो 1/v के बदले में 1/15 प्लस 1/u के बदले में 1/10 बराबर 1/f करेंगे।
अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 5/30 हो जाता है और इधर क्या है 1/f। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5f बराबर क्या होता है 30 हो जाता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा 30/5 हो जाएगा। तो हम कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, जो कि हमने यहाँ पे आपको लिख कर दे रखा है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है। सोलेनॉइड एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है। इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम भी था तो उन्हें अपने क्षेत्र से क्वेश्चन दे दिया गया था। तो सोलेनॉइड जो होता है परिनालिका के चारों ओर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, तो ये हमने जो क्वेश्चन हमें पता चल पाए बच्चों से बात करने के बाद, हमें जो टॉपिक पता चल सका कि कहाँ से क्वेश्चन लिए गए थे, क्या क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करी। ठीक है, इसके अलावा हमें कई बच्चों ने बताया कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस थे बट क्वेश्चन हमें याद नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन के टॉपिक को आपको लिख दिया कि इन सब टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कहें तो टर्नर और मशीनिस्ट वाले बच्चों से भी हमने बात करी थी, तो क्षेत्रमिति के बारे में ज़्यादा जिक्र करी गई थी कि क्षेत्रमिति से सर क्वेश्चन ज़्यादा लिया जा रहा है। तो क्षेत्रमिति से इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को भी क्वेश्चन दिए गए थे और उन्हें द्विघात समीकरण से क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा दिया गया था। ये बात हमें देखने को मिला है, सुनने को मिला है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, जिन बच्चों का एग्जाम अभी होना बाकी है उन्हें कहेंगे कि आप इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं अपना पकड़ मजबूत कर ले। अगर आपका मजबूत पकड़ है तो एक बार रिवीजन ज़रूर कर ले ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कठिनाई ना हो और आप अच्छे तरीके से बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस के साथ या तो अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त देंगे। जय हिंद, जय भारत।